राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में एक लड़का है नाजिम चौधरी। उसने अपने बाप मोहम्मद इसराइल को अपनी चल और अचल विरासत से बेदखल कर दिया है। वो उसी मोहम्मद इसराइल का बेटा है जिसने अभी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करी है। उसने ये कहा है, उस नाजिम चौधरी ने, कि मेरे पिताजी ने अपने क्षेत्र की जनता का अपमान किया है। मैं अपने पिता को अपनी चल अचल विरासत से बेदखल करता हूँ, उसको अपना पिता मानने से इनकार करता हूँ। तो ऐसे भाई को दिल से सलाम। और ऐसे बेटे अगर हर दल बदलू के घर में पैदा हो जाएं तो हमारे देश में दल बदल नाम का कलंक ही मिट जाए। क्योंकि ये जो दल बदलू हैं ये हमारे लोकतंत्र पे कलंक हैं। ये जनता से झूठ बोलकर वोट लेते हैं। जिस पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़ते हैं उसी पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दल बदलुओं के लिए बाकायदा एक आरक्षण है। अलग अलग राज्यों में ज़रूरत के हिसाब से, किसी राज्य में 30%, किसी राज्य में 40%, किसी किसी राज्य में 80%। केंद्र में भी जितने सांसद हैं उसमें 30 से 35% दल बदलू हैं। और एक राज्य असम में तो हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस से गए हुए दल बदलू को भाजपा ने मुख्यमंत्री भी बना रखा है। तो ये तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का मैंने आपको चाल चरित्र और चेहरा बताया दोस्तों। तो मैं आज के वीडियो में आपको कुछ और भी सच्चाइयाँ बताऊंगा। आप वीडियो को गौर से देखना, ध्यान से देखना और अपने ग्रुप में शेयर करना। अभी अभी हमारे देश के चाणक्य अमित शाह जी मोंगा में गए थे, पंजाब के मोंगा में। आजकल अमित शाह जी का दिल वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, मोर मांग रहा है। पंजाब की सत्ता, पंजाब की कुर्सी उनको बहुत नज़दीक नज़र आ रही है। तो उसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया और इस भाषण में ये कहा कि जिस राज्य में हमारा 19% वोट आ जाता है अगली बार वहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री बन जाता है। उन्होंने मणिपुर त्रिपुरा का उदाहरण दिया, उन्होंने असम उड़ीसा का उदाहरण दिया और उन्होंने उत्तराखंड का भी उदाहरण दिया। तो इसकी तुलना उन्होंने पंजाब से कर दी कि अब पंजाब में क्योंकि हमारा 19% वोट है तो पंजाब में हमारी सरकार इस बार बन ही जाएगी। तो थोड़ी सी सच्चाई अब मेरे मुंह से भी सुन लो। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, यानी 282 सांसद उनके जीत कर आए, तब उनको केवल 31% वोट मिला था पूरे देश में। ये एक इतिहास बना था। कांग्रेस ने जब भी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई उसको कभी 40% से कम वोट नहीं मिला, लेकिन भाजपा ने 31% वोट लेकर दोस्तों केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी को 40% वोट मिला था, लेकिन सीटें मिली थी 197। तो ये सच्चाई है इस परसेंटेज के खेल की। यानी 40% वोट लेकर एक पार्टी को 200 भी सीट नहीं मिली थी और 31% वोट लेकर बीजेपी को 282 सीटें मिल गई केंद्र में। दिल्ली की बात आपको बताता हूँ। दिल्ली में 2015 में बीजेपी को 32% वोट और 3 सीट मिली थी। 2020 में वो 32% वोट बढ़ के 38% हुआ, सीट बढ़ के 8 हो गई। और आज हरियाणा में 39% वोट के साथ 48 सीटें हैं और सरकार बनी हुई है। यानी दिल्ली में 38% वोट से 8 सीटें आती हैं और हरियाणा में 39% वोट से 48 सीटें आती हैं। एक उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश का देता हूँ। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, 224 सीटें आई थी और वोट कितना मिला था? 29%। आज अखिलेश के पास 111 सीटें हैं और वोट है 31%। यानी वोट 2% बढ़ा है और सीटें आधी हो गई हैं। तो ये है इस परसेंटेज का खेल जिसको ये नेता घुमा फिरा के आपको बताते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कर क्या रही है। जो उसने हरियाणा में किया था वही वो पंजाब में भी कर रही है। उसने हरियाणा के अंदर कांग्रेस के बड़े बड़े जो जाट नेता थे और गैर जाट नेता थे उनको भाजपा में शामिल करवाया। जाट नेताओं में कौन कौन थे? चौधरी धर्मवीर सिंह पंगाल, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी। ये वो भाजपा के अंदर आए हुए कांग्रेस के कद्दावर जाट नेता हैं जिनको
कांग्रेस में भी बहुत कुछ मिला और भाजपा में भी बहुत कुछ मिला। इसके अलावा जो गैर जाट नेता हैं उसमें राव इंद्रजीत, राजा रेवाड़ी के, इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई, प्रिंस चार्मिंग भजनलाल के बेटे, इसके अलावा धर्मवीर कौशिक सोनीपत से सांसद जो बने, और इसके अलावा नवीन जिंदल जी, नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से कांग्रेस से भी सांसद रहे, आजकल भाजपा से भी सांसद हैं। तो उन्होंने कांग्रेस का पूरा कैडर उठा के भाजपा में शामिल कर लिया और जो कांग्रेस का वोट था वो भाजपा में शिफ्ट हो गया। यही रणनीति वो पंजाब में भी अपना रहे हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने जो बड़े बड़े जाट सिख नेता हैं जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी प्रणीत कौर पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा जगमीत सिंह बराड़ पूर्व सांसद, इसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व सांसद, इसके अलावा दोस्तों नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू भी जल्दी ही शामिल होने वाले हैं, और सुनील जाखड़ ये भी पूर्व सांसद हैं। और अकाली दल से उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा और जगमीत सिंह चीमा नाम के 2 जाट सिखों को शामिल किया। इसके अलावा एक राणा जगमीत सिंह सोडी करके हैं कोई नॉन जाट सिख नेता, उनको भी शामिल किया है। तो ये है भाजपा की कुल मिलाकर रणनीति। अब बात करते हैं कि मोंगा के अंदर अमित शाह जी ने जो भाषण दिया उस भाषण में कितना तथ्य है और कितनी मलाई लगाई है पंजाब की जनता को। उन्होंने ये कहा कि दोस्तों पंजाब वीरों की भूमि है। अगर गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गर्दन अपना सर ना कटवाया होता तो आज भारत में एक भी हिंदू ना बचता। और अगर हमारी सरकार बनी तो हम पंजाब में धर्मांतरण रोकेंगे, कानून लाएंगे और ड्रग्स को कारोबार को बंद करेंगे और लैंड ऑर्डर को सुधारेंगे। तीनों बातें सुनने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आप धर्मांतरण विरोधी कानून लाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक और कानून भी लाइए कि अगर किसी धर्म को कोई आदमी गलत बोले तो उसको गैर जमानती अपराध बनाइए। क्योंकि आपकी पार्टी के लोगों ने 2020 और 21 के किसान आंदोलन में सिखों को खालिस्तानी बोला था बगैर किसी सबूत के। खालिस्तानी मूवमेंट 80 के दशक में पंजाब में था जो अब नहीं है। उसके कुछ सहानुभूति रखने वाले पंजाब में आज भी होंगे, लेकिन सारे सिखों को खालिस्तानी कहने का हक आपको, आपकी पार्टी को किसने दिया? आपके बड़े बड़े नेता राव साहब दानवे केंद्रीय मंत्री ये कहते थे कि चीन और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है किसान आंदोलन को। आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये कहा था कि इन खालिस्तानियों को पाकिस्तान से पैसा मिलता है, ये माओवादी और नक्सलवादी हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये कहा था कि 99% किसान मोदी जी के साथ हैं, अपने खेत में काम कर रहे हैं, ये तो खालिस्तानी बैठे हैं। आपकी पार्टी की सांसद कंगना राणावत ने ये कहा था कि ये 100 रुपये में बिकने वाले लोग हैं। आपकी पार्टी के सांसद रमेश बिदुड़ी ने कहा था कि ये लंगर खाने वाले लोग हैं। और आपके केंद्रीय मंत्री हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ये कहा था कि ये तो आड़ती बैठे हैं। तो ये सारी बातें कह के आप ये सोच रहे हैं कि अब पंजाब के लोग इन बातों को भूल जाएंगे और आपको वोट दे देंगे। तो पंजाब के लोगों को भी ये बात याद रखनी चाहिए तथा जब भी वोट मांगने भाजपा वाले आएँ तो उनसे ये बातें पूछनी चाहिए। अब बात करते हैं धर्मांतरण की। तो धर्मांतरण अगर आप रोकेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, धर्मांतरण तो रोकना भी चाहिए। अगर आप ड्रग्स को भी रोकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ड्रग्स हरियाणा में बिक रही है, पहले उसको रोकिए। पहले हरियाणा में लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उसको ठीक कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप पंजाब में भी ये चीज़ें कर देंगे या करने में आप सक्षम हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो हाइपर नेशनलिज्म है वो जेएनयू से पढ़े हुए हर व्यक्ति को अर्बन नक्सल बता देते हैं। वो सर पर पगड़ी बांधने वाले हर सिख को खालिस्तान से जोड़ देते हैं। वो अगर कोई भी प्राउड इंडियन जो भाजपा को वोट नहीं देता उसको देशद्रोही साबित कर देते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में कि यादव जाति है जो कि अपनी रीजनल पार्टी को वोट देती है, उसको भाजपा के कार्यकर्ता यदमुल्ला बोलते हैं और हरियाणा के जाटों को जटमुल्ला बोलते हैं। तो अमित शाह जी को इस पर भी एक कानून लाना चाहिए
कि ऐसा बोलने वाले लोगों को गैर जमानती धारा में जेल में डाला जाए। ये मेरी विनती है अमित शाह जी से। तो साथियों, जो भाई नाजिम चौधरी ने एक उदाहरण पेश किया है, वो उदाहरण अगर हर दल बदलू के घर में एक ऐसा बेटा पैदा हो जाए तो हमारे देश की राजनीति ही बदल जाए। आज जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के, जतिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, इन सब के घर में भी नाजिम चौधरी जैसा बेटा होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, इस QR कोड को स्कैन करें, मेरी आर्थिक मदद करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं, मेरी हौसला अफजाई करें। उम्मीद करता हूं आज आप ज़रूर मेरी आर्थिक मदद करेंगे। ये है QR कोड दोस्तों। इस QR कोड को स्कैन करके मेरे को कुछ आर्थिक मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।